हेलो दोस्तों। बैंक्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनका बिज़नेस मॉडल क्या होता है और ये आपके और मेरे पैसों से प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, बैंक्स आपके पैसे लेते हैं और उन पैसों को जो है वो ऐसा नहीं होता है कि वो एक तिजोरी के अंदर उन्होंने लॉक करके रख देना है, ऐसा सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। एक्चुअल में जो पैसे आप डिपॉज़िट करते हैं, बैंक उसको दूसरे कस्टमर्स को वो पैसे देता है, लेंड करता है फॉर लोन्स। तो उससे क्या होता है कि जब भी आप पैसे बैंक में डिपॉज़िट कराते हैं तो उसके ऊपर आपको बैंक इंटरेस्ट भी दे रहा होता है, जो कि एनुअली होता है। अब आजकल 4% एनुअली इंटरेस्ट चल रहा है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि ये एक बैंक है। एक बैंक के अंदर आपने जो है वो 100 रुपया जमा करवाया है, डिपॉज़िट करवाया है। अब उस 100 रुपीज़ के ऊपर बैंक आपको 4 रुपये जो है वो इंटरेस्ट देगा 1 साल के बाद। अब एक और कस्टमर बैंक के पास आता है और उसको जो है वो अपना घर बनाना है। तो वो उस घर बनाने के लिए वो एक लोन लेगा बैंक से 100 रुपये का, और उसके ऊपर बैंक जो कस्टमर है जिसने उधार लिए हैं पैसे, वो उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 8% का। यानी कि 1 साल के बाद जब वो कस्टमर बैंक को पैसे वापस करेगा तो वो 100 रुपये के ऊपर 8 रुपये एक्स्ट्रा देगा, यानी कि 108 रुपये। उनमें से बैंक आपको जो है वो 104 रुपये देगा, 4 रुपये इंटरेस्ट के हिसाब से, और जो बाकी 4 रुपये होंगे दैट इज़ बैंक्स प्रॉफिट। तो ये मैंने बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके आपको बताया है कि हाउ बैंक इंटरेस्ट के डिफरेंसेस के ऊपर जो है वो खेल के अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। अब आप ये सोचेंगे कि मुझे अगर मेरे पैसे उस टाइम से पहले चाहिए हों जिस टाइम पे अगले कस्टमर ने बैंक को पैसे वापस करने हैं, तो क्या होगा। तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक बैंक का सिर्फ एक ही कस्टमर हो, लातादाद कस्टमर्स होते हैं। और ऐसी ही चीज़ों से बचने के लिए कि ये ना हो कि अगर बैंक ने लेट से 100 कस्टमर्स के पैसे जो हैं वो डिपॉज़िट किए हैं और वो 100 कस्टमर्स के पैसे उसने आगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा दिए हैं या उसने आगे लोन में दे दिए हैं, तो फिर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे जिनके पैसे उन जो है उन अकाउंट्स में हैं, तो जब वो वापस निकालने आएंगे, विड्रॉ करने आएंगे, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके लिए हर बैंक जो है, हर कंट्री का बैंक जो है वो कुछ ना कुछ रेगुलेशंस जो है वो बैंक्स के ऊपर लगा देता है। हमारे स्टेट बैंक ने भी लगाई हुई है, और इसको कहा जाता है कैश रिज़र्व रेशो। हमारे मुल्क में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये समझ लें, सारे बैंक्स का बाप है, किंग ऑफ द बैंक्स। और सारे बैंक्स को, चाहे वो गवर्नमेंट हों, सेमी गवर्नमेंट हों या प्राइवेट हों, उनको इसकी रेगुलेशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशंस के ऊपर ही चलना पड़ता है। यानी कि जो अहकामात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो जारी करता है, सब बैंक्स को उसको फॉलो करना होता है। तो हमारे आजकल 2023 में जो कैश रिज़र्व परसेंटेज है जो कि फ़िक्स की हुई है स्टेट बैंक ने, दैट इज़ 6%। यानी कि बैंक के पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो उसका 6% जो है वो उसको रिज़र्व रखना पड़ेगा। यानी कि वो 6% जितना भी कैश है बैंक के पास, वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। वो इसीलिए होता है ताकि कस्टमर्स के बीच में प्रॉब्लमैटिक कोई सिचुएशन ना क्रिएट हो, जहाँ पे बैंक जो है वो कस्टमर को उन्हीं के पैसे वापस देने से कासिर हो जाए। उसके अलावा एक और रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरी होती है समझना, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जितने भी बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनका जो हेड बैंक होता है वो ये रेगुलेशन लगाता है, दैट इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये क्या होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहता है बाकी सारे बैंक से कि कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको कुछ कैश जो कि आपने अपने कस्टमर से लिया है, उसकी कुछ परसेंटेज जो है वो आपको हमारे कहने पे जो है ना वो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। वो कहाँ इन्वेस्ट करनी पड़ेगी? गोल्ड रिज़र्व्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड्स हो सकते हैं, सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं अलग तरह की। उसके अलावा जो आपकी एलएलसीज़ होती हैं, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सेक्टर्स के ऊपर जो है वो बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट
सारे बैंक्स जो हैं वो लायबल होते हैं कि उन्होंने इन 3 कैटेगरीज़ में स्पेसिफिकली अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। और इसकी जो परसेंटेज है दैट इज़ 16%, यानी कि टोटल जितने भी पैसे बैंक के पास डिपॉज़िट हुए हैं उनमें से 6% जो है वो कैश रिज़र्व में जाएंगे और 16% जो हैं वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में जाएंगे। तो इससे जो पाकिस्तान के कैश फ्लो है कस्टमर्स का जो कि रेगुलेट हो रहा है बैंक्स के अंदर, वो थोड़ा सस्टेन रहता है और किसी भी तरीके की पैनिक नहीं आती है। अब पैनिक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। लेट्स से अगर कस्टमर्स को बैंक ने लोन दिए और वो कस्टमर जो हैं वो बाद में उन लोन्स को पे बैक नहीं कर पाते, तो इस टर्म को कहते हैं बैड लोन्स। अब अगर लेट्स से कि एक बैंक है और इस बैंक के अंदर 100 कस्टमर्स हैं, 100 कस्टमर्स में से 50 कस्टमर्स ने पैसे पैसे डिपॉजिट किए हैं बैंक में और 50 कस्टमर्स ने उन पैसों को जो है वो एज अ लोन बैंक से लिया है। और अगर लेट्स से कि 50 कस्टमर्स जिन्होंने लोन लिया और वो बाद में बैड लोन्स बन जाते हैं, यानी कि वो पैसे अपने नहीं अदा कर पाते, तो इस कंडीशन को बैंक की कहा जाता है बैंक रन। अब बैंक रन बहुत लाइक एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि लाखों में या मिलियंस में 1% का चांस होता है, बट ऐसा होता है। रिसेंटली लेबनान का एक बैंक है ब्लॉम बैंक के साथ यही हुआ था कि वहाँ की लेबनान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है, यानी कि वो हमारे से भी ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है। वहाँ पे अगर आप सुबह आटा लेने जाते हैं और वो आपको मिलता है 500 रुपये का, तो शाम को उसी आटे की प्राइस जो है वो 600 हो सकती है, 700 हो सकती है। इवन के शाम भी नहीं, ये प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आ रही है ये घंटे के बाद आ रही है। लाइक 1 घंटे पहले कुछ और प्राइस थी, 1 घंटे बाद कुछ और प्राइस थी। अब ऐसी सिचुएशन में जब करेंसी के ऊपर एतबार लोगों का निकल जाता है ना, तो लोग पैसों को सेव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे हाथ में जैसे ही पैसे आए हैं सैलरी या किसी भी तरीके से, हम उसको जल्दी से जल्दी पैसे को स्पेंड करके चीज़ें ले लें, बिकॉज़ पैसे की वैल्यू इतनी तेज़ी से घट रही होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि सारे कस्टमर्स एक साथ अपना सारा पैसा जो है ना वो बैंकों से निकाल रहे होते हैं और ऐसे में बैंक रन हो जाता है। तो जो ब्लॉम बैंक था उसने यही किया कि सबसे पहले तो उसने सारे अकाउंट जो है वो सीज़ कर दिए। उसके अलावा एक और दूसरी ऑप्शन होती है जो कि बैंक्स यूज़ करते हैं जब वो बैंक रन हो जाते हैं। वो ये होता है कि वो अपने ही कस्टमर्स के ऊपर सर्टेन लिमिट लगा देते हैं कि यार आप इतने पैसों के अलावा ना मंथली इससे ज़्यादा की आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लेट्स से कि मेरे अकाउंट में जो है वो पड़े हुए हैं 10 लाख, तो बैंक जो है वो एक रेगुलेशन जारी कर देगा कि कोई भी कस्टमर इंक्लूडिंग मी 50,000 पर मंथ से ज़्यादा की मैं ट्रांजैक्शन या विड्रॉल नहीं कर सकता। तो यानी कि बैंक आपका अपना पैसा जो है वो होल्ड कर लेता है। तो ये कुछ अन हैपनिंग सिचुएशंस होती हैं, बट ये होना बहुत शादिर और नादिर होता है, बट हो जाती हैं। कहने का मकसद ये था कि बिकॉज़ हम इस बिज़नेस मॉडल को बैंक के थॉरली जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं, तो हमें इन टर्म्स के बारे में और इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा अब जो मेन प्रॉफिट गेनिंग होती है बैंक की, वो अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो इंटरेस्ट के डिफरेंस के ऊपर होती है। जैसे कस्टमर्स जो कि डिपॉज़िट कर रहे हैं पैसे अपने, उनको बैंक जो है वो 4% दे रहा है इंटरेस्ट, और अगर बैंक जो है वो लोन दे रहा है तो वो उसको 8% के हिसाब से चार्ज कर रहा है। अब कई ऐसे वेस्टर्न मुल्कों में बैंक्स हैं जहाँ पे ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। लाइक अगर आप जर्मनी में हाउस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर आपको जो पे करना पड़ेगा दैट इज़ ओनली मेयरली 1%। तो कहीं जगह पे तो ये 0.5% भी है, 0.4% भी है। तो ऐसे में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है लोन्स के पे बैक करने का, तो फिर कस्टमर्स बैंक जो है वो पैसे कैसे जनरेट करता है। तो ऐसे ममालिक में होता क्या है कि वो जो आपको डिपॉज़िट करने के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं। लाइक आपको सेविंग अकाउंट्स के ऊपर 0% इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा होता है, आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे इजाफी। इवन दो इसके ऊपर होता क्या है, सोने पे सुहागा, कि
वो कुछ सर्टेन कंडीशन जो हैं वो लगा देते हैं, बिकॉज़ बैंक ने कमाई तो करनी है। लेट्स से वो एक अकाउंट के ऊपर एक मिनिमम बैलेंस की जो है ना वो रिक्वायरमेंट रख देते हैं कि लेट्स से कि मेरा अकाउंट जर्मनी में अगर कोई बैंक है और उसने एक रेगुलेशन निकाल दी है कि किसी भी कस्टमर का उसके बैंक में जो अकाउंट है, उसके अकाउंट की जो लिमिट है वो 20,000 रुपीज़ से नीचे नहीं जा सकती। अगर मेरे अकाउंट का बैलेंस 20,000 से नीचे जाता है तो मुझे एक फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके अलावा अकाउंट ओपनिंग के ऊपर फ़ीसेस होती हैं। अगर आपको कोई चालान वगैरह हो गया है और आपने बैंक के थ्रू जो है वो चालान पे किया है तो उसकी फ़ीस हो गई। डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने कोई एडमिशन करवाना है तो उसकी आप सबमिट करवाते हैं जब चार्जेस, तो उसके थोड़ी सी वो फ़ीस काट लेता है। तो इस तरह के डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे बैंक जो है वो पैसे कमाता है। नाउ अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ द एक्सपेंसेस ऑफ द बैंक, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। एक्सपेंसेस मेन जो एक्सपेंस होता है बैंक का वो उसके एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है। दैट इज़ 30 to 40% ऑफ द ग्रॉस नेट इनकम ऑफ द बैंक। तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बिज़नेस मॉडल था। इसके अलावा अगर बैंक जो है वो और ऑप्शंस के ऊपर देखें जहाँ से वो अपने प्रॉफिट गेन कर सकता है, तो वो ये होता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है वो लोगों का पैसा। उसके अलावा वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, सिक्योरिटी बॉन्ड्स ख़रीद लेता है। तो इस तरीके से जो है वो बैंक अपने प्रॉफिट जो है वो गेन करता है। उसके अलावा लेट्स से कि कोई बैड डेट हो गया है, कोई जो है वो मैंने लेट्स से घर लेने के लिए लोन लिया था, बट मैं वो लोन को जो है वो वापस पे बैक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे में बैंक क्या करेगा, बैंक मेरा एसेट जो कि मैंने बनाया होगा, इस केस में जो कि हमारा घर है, वो घर को अपने नाम कर लेगा। अब जब वो घर को अपने नाम कर लेगा तो इससे वो प्रॉफिट कमाएगा। अब उसने प्रॉफिट कैसे कमाना है इससे, आइए समझते हैं। लेट्स से मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया 2023 में एक घर बनाने के लिए, और 2024 तक जो है वो घर की तामीर ख़त्म हो जाएगी और मेरा लोन जो है वो उसकी टेन्योर है लेट्स से 3 इयर्स। तो मेरा लोन ख़त्म होना है 2026 में। अब 2025 में मैं जो है अपने आप को बैंक जो है वो अनाउंस कर देता हूँ कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता। तो अब 1 करोड़ रुपया जो कि बैंक ने मुझे दिया था, उसके एवज़ वो मेरी प्रॉपर्टी ले लेगा। वो प्रॉपर्टी जो 2023 में मैंने 1 करोड़ की ली थी, वो 2025 में ऑब्वियसली 1 करोड़ की तो होगी नहीं, 2 करोड़ 1.5 करोड़ जितना भी होगा। अब उसके ऊपर वो जो डिफरेंस होगा ना, जिसके ऊपर मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू उस टाइम पे खड़ी होगी, बैंक जब अपने अंडर उस प्रॉपर्टी को लेगा तो वो उसको सेल आउट करेगा। अब सेल आउट 1 करोड़ में तो करेगा नहीं, ऑब्वियसली 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये में करेगा। तो वो जो डिफरेंस आएगा टाइम के अंदर 1 करोड़ या 50 लाख का, वो बैंक का अपना प्रॉफिट होगा। इस तरीके से बैंक्स जो हैं वो अपने अर्निंग करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बिज़नेस मॉडल्स के ऊपर एक सीरीज़ पूरी बनाऊं तो काइंडली मुझे कमेंट्स करके जो है वो ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।